तो नमस्कार दोस्तों, टोटल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टोटल कोर्स चैनल है, इसमें आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथ और साइंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज और पूर्ण रूप से हल और उसका विधिवत तरीके से उसका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कक्षा 9 की मैथ में प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। संख्या पद्धति का ये दूसरा 1.2 है। पिछली कक्षा में, पिछले जब वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, और इसका उपयोग कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, जानते हैं क्या है अपरिमेय संख्या? वह वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय नहीं है, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। किसमें नहीं किया जा सकता? P अपान Q के रूप में नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और जिसे और जो कि परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। आगे चलते हैं, इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अपरिमेय संख्या हमेशा किस में रहती है? रूट में। जैसे रूट 5, रूट 2, ठीक है, वो हमेशा किस में रहती है? हमेशा रूट के रूप में रहती है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, एक अपरिमेय संख्या को सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसके रूप में? सरल भिन्न के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। ठीक है, इसके कुछ अपरिमेय संख्या कुछ उदाहरण है, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 13। ठीक है, इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने डाट डाट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी कुछ और मुख्य रूप से हम कैसे कर सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कुछ और पॉइंट है। परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? दो परिमेय संख्या का योग क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसकी जो आगे परिभाषा है वो क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हमने परिभाषा, जो मुख्य रूप से दो परिभाषाएं थी, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या लिखा है कि नीचे दिए गए जो कथन है वह क्या सत्य है या असत्य है, उस इतना बताने के बावजूद आपको कारण ही बताना है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, देखिए लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह हमारा होगा, क्या होगा? ये सत्य होगा। कारण यह है कि आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या बोलते हैं? वो वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अगला हमारा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? यह हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा में एक रेखा होती है जहां का मिड पॉइंट होता है शून्य। शून्य की जो दाएं तरफ होता है वो क्या होता है? +1, +2, +3, तथा शून्य के जो बाएं तरफ होता है वहां पे क्या होता है? -1, -2, -3। हिंदी में इसको रेड कहते हैं, रेड 1, रेड 2 और रेड 3। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि हम ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के रूप में होता है। तो क्या ये रूट के रूप में है? क्या वर्गमूल के रूप में है? तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है? रूट के रूप में नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या
एक अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, ये हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा समझिएगा आप कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 सभी जितने भी हों, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, के वर्गमूल अपरिमेय। वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, वर्गमूल का मतलब जहां पे रूट में हो और जिसका सेम संख्या से गुणा करने पर एक बाहर आए। ठीक है, जैसे √4। ठीक है, जैसे √4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2। ठीक है, तो एक हम क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। सेम सेम इसी तरह आप लोगों को करना है। थोड़ा सा देखते हैं इसको। कहता है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो हम देखते हैं, हम इसका कहेंगे सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है कि यदि कोई पूर्णांक है, क्या है, कैसा पूर्णांक है, जैसे रूट के अंदर 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3। अगर दो संख्याएं अंदर हैं, रूट के अंदर हैं, तो हम एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। यदि दो संख्याएं रूट के अंदर सेम है और गुणे में है, तो एक संख्या क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत से उदाहरण हैं जो धनात्मक पूर्णांक हैं और उनके वर्गमूल क्या है, अपरिमेय है। सॉरी, अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। तो ये क्या हो जाएगी, क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए कहा था, एक उदाहरण ये हो गया आपका 1 2 3 3 4। इसी तरह आप लोग भी निकाल सकते हैं, बहुत से उदाहरण है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 25 भी है, 25 के बाद 49 है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग धनात्मक पूर्णांकों के, आप कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं वो अपरिमेय नहीं होते। क्या नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या लिखा है कि संख्या रेखा पर, अब संख्या रेखा का आपको पता है कि संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। तो संख्या रेखा में क्या एक लाइन होती है, ठीक है, और लाइन के मिड पॉइंट में क्या होता है, शून्य मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। और इधर धनात्मक होता है और इधर क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। जो इधर अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, धनात्मक, और जो इस साइड में जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो आइए समझते हैं कि √5 को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक पटरी चाहिए। पटरी के बाद आपको क्या चाहिए, एक आप लोग कहते हैं चांदा। चांदा होता है ना, तो चांदा चाहिए जो ऐसे इस तरीके से बना हुआ होता है ऐसे। उसमें यहाँ पे 90 होता है, ठीक है, यहाँ पे 75 इस तरह से बने होते हैं, उसके कोण बने होते हैं, एंगल होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पटरी लेना है, क्या लेना है, एक स्केल लेना है। स्केल से आप क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, √5 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर के अंक संख्याएं लिख देनी है। जैसे संख्या है 1 और 2, इस तरह यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, जो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या मानेंगे, उसको 1 इकाई मानेंगे। अब हमें √5 ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट शून्य से, यानी कि इसको हम क्या मानते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं,
ओ मान लेते हैं, और ओ से हमें यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है, यानी कि जिसको हमने 2 पॉइंट माना था, संख्या 2 माना था, तो वहां तक की हमें क्या कर लेना है, 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है, सीधी रेखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सीधे 90 अंश पे एक इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की क्या करना है, एक इकाई की एक रेखा पॉइंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट ए से लंबवत करना है, कितनी, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक इकाई की रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के बाद यहाँ से ओ बिंदु से, और जो हमारा यहाँ पे जो बिंदु है बी, इस बिंदु को बी से हमें मिला देना है। ठीक है, जो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1 इकाई। ठीक है, और जो इसकी दूरी होगी, हमने कितना लिया था, 2 इकाई लिया था। कितना लिया था, 2 इकाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कैसा बन गया, ओ ए बी, क्या बन गया, त्रिभुज ओ ए बी बन गया। अब इसको हम किसकी सहायता से हल करेंगे, आपको पता है कि जब 90 अंश का कोण बनता है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, प्रमेय से। तो इसको हम मानेंगे ये आधार है, क्या है, आधार है। ये हमारा क्या है, इतना, ये हमारा लंब होता है, और ये होता है कर्ण। ठीक है, क्या होता है, कर्ण होता है। हमें पता है कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 2 इकाई है, और इसकी जो दूरी है, इसकी जो माप है वो क्या है, 1 इकाई है। ठीक है, क्या है, 1 इकाई है। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, तथा लंब का वर्ग। क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बराबर में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा हमारा वो हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। क्या हो जाएगा, 5। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए हमें इसका क्या हटाना है, इसका स्क्वायर हमें हटाना है कर्ण का। ठीक है, हम क्योंकि हमें इसकी माप चाहिए, तो कर्ण के स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो कर्ण का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये रूट हो गया, और इधर भी रूट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का संतुलन हमारा बना रहे। क्या बना रहे, दोनों का संतुलन बना रहे। तो इस रूट से, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 5। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी माप तो आ गई कि कर्ण हमारा कितना होगा, √5, यही हमें चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, जो लंगड़ा प्रकार रहेगा, जो लंगड़ा प्रकार की जो नोक होती है, तो उस नोक को हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ओ बिंदु पर, तथा जो पेंसिल हम फांसेंगे उसकी नोक रखेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक ऐसे हम एक चाप लगाएंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चाप लगाएंगे। और जिस बिंदु पे काटेगा, मान लीजिए सी बिंदु है। ठीक है, जिस बिंदु पे काटेगा, इस बिंदु पे मान लीजिए कि सी है, चाप हम जब लगाएंगे तो सी बिंदु पे काटेगा, तो हम कह सकते हैं कि ओ से सी तक की जो दूरी है क्या है, ओ से जो सी तक की दूरी हो कितनी होगी, √5। ठीक है, बस हमें यही दिखाना है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, क्या हल करेंगे, इस तरीके से। देखिए इसमें जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम किसकी सहायता से हल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अगर यह साफ नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा साफ करने का प्रयास करिए। देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ से हमने क्या किया है, लंगड़ा प्रकार से यहाँ से एक चाप लगाया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिया है, और यहाँ से एक चाप लगाया है यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक लगाया है चाप, यहाँ तक चाप लगाया है। तो ये जो दूरी आई है हमारी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, क्या आई है, जो दूरी आई है कहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की, वो कितनी होगी, √5। और सेम दूरी ये भी क्या होगी, √5। तो हम कह सकते हैं ओ बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ओ सी। ठीक है, तो ओ बी कितनी है, √5 है, और ओ सी कितनी है, हमने आपको बताया था कि √5। इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। हम इनको मान लेंगे, जो हमारा ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला, ये ए है, ये बिंदु हमारा बी है, और जहां पे ये चाप हमारा काट रहा है उसको हम सी मानते हैं। क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर रूट 10 का स्थान निर्धारित कीजिए। क्या करना है? स्थान निर्धारित करना है। देखिए जो हमारा वीडियो बनता है, ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो एक नई पुस्तक की सहायता से पढ़ाते हैं। नई बुक है हमारे पास जो अभी 2022-23 के लिए निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आप लोग आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो इसका क्या क्या कह रहा है ये? संख्या रेखा पर क्या बोला? संख्या रेखा पर रूट 10 का मान क्या करना है? स्थान निर्धारित करना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर। तो हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बना लेंगे जहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जो यहाँ से इस बिंदु से इसको O मान लेते हैं और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है, लेंथ ली जाती है, वो कितनी ली जाती है? 1 इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निर्धारित करना है? 10 का मान निर्धारित करना है। तो हम क्या करेंगे? पटरी लेंगे और पटरी की सहायता से यहाँ तक 3 तक एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद 3 पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग चांदा से बनाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा और सीधी रेखा आप खींचेंगे कहाँ पे? 3 पे। कितनी? 1 इकाई। 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी इकाई आपने क्या किया? खींच लिया। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं ए बिंदु। क्या मानते हैं? ए पॉइंट। इस यहाँ पे हम क्या मानते हैं? इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ठीक। क्या है? ए बिंदु है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पटरी की सहायता से जो बिंदु ये है, इसका नाम है बी, इस बिंदु को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे मिला देते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो यहाँ की जो लेंथ है, लंबाई हमने लिया वो कितनी है? 3 इकाई यानी कि 3 सेंटीमीटर। और जो यहाँ की जो लंबाई है यानी कि लंब हमारा वो कितनी है? 1 इकाई। कितनी है? 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार है और ये क्या है? लंब है और ये हमारा क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हम कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। किसका? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? आधार हमारा कितना था? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर्ण हमारा, ठीक है, कर्ण। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 1 बराबर 10। क्या हो जाएगा? 10। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 10, ठीक है। तो ये हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया? रूट 10। और जैसे ही हमने इसका मान निकाल लिया, हम लोग करना क्या? जैसे ही हमने इसका मान निकाल लिया तो हम सीधा क्या करेंगे? लंगड़ा प्रकार उठाएंगे। लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और जो पेंसिल वाला भाग होता है, पेंसिल को लोग हम यहाँ पे रखेंगे। और जैसे ही हमने ऐसे चाप मारा तो चाप कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरीके से चाप आएगा। तो जहां पे ये बिंदु इस रेखा को टच करेगा, काटेगा, जिस जिस बिंदु पर काटेगा उसको सी मान लेते हैं। और हमारा यहीं पे क्या आ जाएगा? रूट 10 का मान, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ओसी है हमारा वो कितना है? रूट 10। क्या है? ओसी रूट 10 है। तो ओबी भी हमारा कितना होगा? रूट 10। ये तो हमने निकाल ही लिया था। सेम इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर का अंत होता है, समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे वीडियो में कुछ भी कमी आती है तो आप लोग बताने का कष्ट करें, ठीक है, ताकि हम वीडियो को और बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।